Hello students, this is part 6 chapter 5 fundamental unit of life class 9 science। इस वीडियो में हम लोग साइटोप्लाज्म कवर करेंगे और सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा? साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक तो आपका हो गया साइटोसॉल और एक हो गया सेल ऑर्गेनेल्स। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। साइटोसॉल क्या होता है, यहाँ एक रफ आइडिया दे रही हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से भी बताऊँगी, तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बट लिसन केयरफुली, क्योंकि साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है जो जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जब समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बट लिसन केयरफुली, ओके। साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेल्स, इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। साइटोसॉल क्या होता है? जो भी एक्वस कंपोनेंट प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो भी एक्वस कंपोनेंट प्रेजेंट है। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी बोलते हैं उन्हें। वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पेसिफिक जॉब करते हैं। उनका कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो फंक्शन सेल को ज़िंदा रखता है, हेल्दी रखता है, अलाइव रखता है। जब सेल हेल्दी रहेगा, सारी सेल हेल्दी रहेंगी तो ऑर्गेनिज्म हेल्दी रहेगा। तो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना? साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेल्स, इन दो चीज़ों से मिलकर बना। अब देखो, जैसे ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम में क्या है? ये क्या है? ये एक सेल ली है मैंने। इस सेल के बाहर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये आपको मैंने समझाया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, inside the plasma membrane or outside the nuclear membrane, there are some components present, liquid present, this inside or outside, इसके बाहर, ठीक है। there are some, this liquid is present, okay, and these cell organelles are present. These are small structures, these small structures are called cell organelles. यहाँ पे मैंने आपको कम ही बताए हैं, बहुत सारे cell organelles present होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे structures present हैं, इन्हें cell organelles बोलते हैं। ये और ये जो लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसको मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए, न्यूक्लियस को नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे, न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होगा। सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है? साइटोसॉल, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। समझ में आई बात? अब उसके बाद आता है साइटोसॉल। क्या हुआ? साइटोसॉल क्या होता है बेटा? देखो, ये एक सेल है, इस सेल में ये फ्लूइड प्रेजेंट है, आपको पता है, इसमें ये ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब इन ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया जाए, अगर इन ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया जाए तो खाली फ्लूइड बचेगा, एक्वस कंपोनेंट बचेगा। डैट एक्वस कंपोनेंट इज कॉल्ड साइटोसॉल, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? जब इनको मिला दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो दिस साइटोसॉल, दिस फ्लूइड एंड दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर called, combine are called cytoplasm. And when we remove these cell organelles, अगर हम इनको हटा दें और खाली इस लिक्विड की बात करें, तो उसको वर्ड जो दिया गया नाम, that is called cytosol, ओके। गेट माई पॉइंट? समझ में आ गई बात? यहाँ पे ये क्लियर हो गई। तो यही डिफरेंस होता है साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में। इसके बाद इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है। न्यूक्लियस हम किसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ना साइटोप्लाज्म में और ना ही साइटोसॉल में, न्यूक्लियस अलग है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या क्या है? साइटोप्लाज्म जो है बेटा, उसमें क्या होता है कि एक तो मटेरियल, जो भी चीज़ एक्सचेंज करनी है सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होती है। सेकंड चीज़ होती है कि उसमें कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी चीज़ें, वाटर भी प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, जो कि सेल को ज़रूरत होती है जिनकी, तो वो सारे केमिकल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलिसिस वगैरह है, वो भी उसमें होता है, ठीक है। कई सारी मेटाबॉलिक पाथवे के लिए वो साइट होती है एक तरह से, उसमें ही वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, ओके, क्लियर इट। उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेल्स। हमने देख ही लिया कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो कि मतलब सेल में प्रेजेंट होते हैं और सेल की
को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। उनके जो फंक्शंस हैं वो सेल को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। सेल हेल्दी रहता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म भी हेल्दी रहता है। ओके, इसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर सेल ऑर्गेनेल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इसका क्या मतलब होता है कि वो सेल ऑर्गेनेल्स जिनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, और वो सेल ऑर्गेनेल्स जिनके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होते हैं राइबोसोम। जिनमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं वो ये वाले होते हैं, और डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये दोनों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं वो दोनों ही यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो जब हम प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ याद रखनी है। ओके, अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोट्स में बड़े होते हैं और प्रोकैरियोट्स में छोटे होते हैं। ये भी हम डिफरेंस में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वन टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम स्टार्ट करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? देखो, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल है हमारा, सेल में ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, तो इसी को मैंने एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या होता है, अपने चारों तरफ से कुछ शीट्स से घिरा हुआ रहता है, और वो शीट्स बहुत पास में होती हैं न्यूक्लियस के, अटैच हो, एक तरह से समझ लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कई बार अटैच भी होती है, लेकिन बहुत पास होती हैं। ठीक है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, एक नेटवर्क होता है, ये शीट्स का नेटवर्क होता है। इन नेटवर्क को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये साइटोप्लाज्म में 3 स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। एक तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको शीट्स का, ये सिस्टर्नी, इनको बोलते हैं, ये शीट्स वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी, और उसके अंदर जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, फिर कुछ जो होते हैं स्ट्रक्चर वो इस तरह से मिलते हैं ट्यूब्स के फॉर्म में, पतली पतली ट्यूब्स के फॉर्म में। ये जो होते हैं ऐसे ये ऐसे पतली ट्यूब्स के फॉर्म में मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्यूब्स स्ट्रक्चर या ट्यूब्यूल्स। ओके, और तीसरा जो स्ट्रक्चर मिलता है वो हमारा मिलता है ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर। ये देखो, ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग क्या होता है? राउंड जो शेप होती है ना आपकी, ये जो शेप है ये राउंड शेप है। अब इसको राउंड शेप को अगर थोड़ा सा ऐसे खींच के लंबा कर देंगे तो डेट इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर्स। तो इन 3 के फॉर्म में मिलता है, ट्यूब्स या शीट्स जिसे सिस्टर्निया बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, राउंड और ऑब्लॉन्ग, ये 3-4 फॉर्म होती है जिसमें ये पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये जो होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। कहीं पे भी ER होगा डेट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ओके, अब क्या होता है बच्चा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दिस इज स्मूथ। दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दिस इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। 2 तरह से मिलता है ये। रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या डिफरेंस होता है, क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, राइबोसोम्स हमने पढ़ा था, दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स। तो ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो, राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड्स पर आकर चिपक जाते हैं
अटैच हो जाते हैं, ये देखो। तो इससे क्या होता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके ये अटैच हो गए हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो थोड़ी रफ रफ सी दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और जिन पे ये नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं शो किया है, जिन पे ये नहीं है उन्हें बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो यही डिफरेंस होता है इन दोनों में, स्मूथ और रफ में, क्योंकि इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये थोड़े स्मूथ से सरफेस होती है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनकी सरफेस थोड़ी रफ होती है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मोस्टली ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, इस फॉर्म में मिलता है मोस्टली, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, उसका फंक्शन क्या होता है रफ़ और स्मूथ का। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर क्योंकि ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दीज राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है छोटे छोटे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन यही होते हैं, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है। ओके, पूरी सेल में जो वर्क होता है वो एक ट्रांसपोर्ट, एक फैक्टर की तरह वर्क होता है। तो ये एक तो यहाँ प्रोटीन बनता है, तो ये प्रोटीन को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। मेन जो राइबोसोम का वर्क फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, इसलिए उनको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इन पे जो प्रोटीन, यहाँ पे ये प्रोटीन बने राइबोसोम्स पे, उनमें प्रोटीन बने, तो वो ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो मेन काम इनका ये होता है। दूसरा काम क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस में कुछ भी बना, ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक या और सेल ऑर्गेनेल्स तक, जो भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियस से किसी भी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स तक जो भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। जो भी न्यूक्लियस है वो अपना जो भी उसने कुछ बनाया है या जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट करना, वो यहाँ आएगा इन सिस्टर्नी से होता हुआ, ऐसे होता हुआ और फिर वो बाहर जाता है, ठीक है। अब ये बाहर जाने के बाद क्या होता है कि जैसे ये बाहर आता है तो यहाँ पे इनके जस्ट पास में, इसके जस्ट पास में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। ये गोल्जी बॉडी इज़ ए टाइप ऑफ एक और सेल ऑर्गेनेल होती है, वो जस्ट इसके पास में प्रेजेंट होती है। तो जो भी सामान यहाँ से भेजा जाता है तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, उस सामान को, जो भी चीज़ है उसको पैक करेगी और डिस्पैच करेगी जहाँ पर भी भेजना है, जिस भी सेल ऑर्गेनेल में, विद इन द सेल, आउट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन को भेजना है, जहाँ पर भी भेजना है, तो ये जो गोल्जी बॉडी होती है वो उसको पैक करती है। जो भी मटेरियल यहाँ से आया उसको पैक करना और उसको डिस्पैच करने का काम ये गोल्जी बॉडी का होता है। ओके बेटा, समझ में आ गई। तो जो भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल्स तक, साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल्स तक, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक, न्यूक्लियस से किसी और सेल ऑर्गेनल्स तक, सारा काम ईआर ही करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाने का काम करते हैं, या उन्हें लिपिड्स भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन और लिपिड्स बनाने का काम करते हैं, तो उन्हें फैट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। तो फैट मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफ़र करने का भी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती हैं। ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ ईआर के बीच में डिफरेंस है। जैसे ये शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ट्यूब्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम्स, रफ़ में राइबोसोम्स अटैच हैं, स्मूथ में राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसलिए इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसमें लिपिड सिंथेसिस होता है। प्रोटीन जो होता है वो वेरियस पार्ट तक भेजा जाता है, इसमें लिपिड वेरियस पार्ट तक भेजा जाता है। और एक मेन चीज़ क्या है, रफ़ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो लिपिड्स बनते हैं या कुछ प्रोटीन उसमें बनते हैं, वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के को का बनना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बनने को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कंस्ट्रक्शन होना सेल मेम्ब्रेन का, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो वो उसमें भी उसका रोल होता है, तो वो उस इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए। कुछ जो एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन की तरह फंक्शन करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में वो
दैट इज़ आल्सो मैन्युफैक्चर स्टेरॉइड्स भी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम और कुछ हार्मोन्स, वो कुछ जो होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स ऐसे फंक्शन करते हैं कुछ एंजाइम और हार्मोन्स की तरह, जो स्टेरॉइड्स बनाने का काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और सारे फंक्शन होते हैं ईआर के सेम, ठीक है। ये साथ में क्या होता है, एक ये फंक्शन है कि डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ड्रग्स हैं या कुछ पॉइजन है, तो उसको ब्रेक डाउन करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा हमारी बॉडी में, वाटर में डिसॉल्व, हमारी बॉडी के वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, या और हमारी बॉडी से उसको थ्रो आउट करने की कोशिश करता है, तो डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है, ठीक है। लिपिड प्रोटीन मिडिल लैमेला के सिंथेसिस में भी काम आता है ये। तो और कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay student, bye bye and take care. Please like, share and subscribe my video. Thank you so much.